नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात, और जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, अब खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है। बस कुछ घंटे रह गए हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में। 3 फरवरी शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और इस बीच धुआंधार रैली, जनसंपर्क, नैरेटिव बिल्डिंग, काउंटर नैरेटिव, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और उसके बाद चुनाव जो एक शेप मोटे तौर पर ले चुका है, चुनाव प्रचार ने एक मोटे तौर पर शेप इस चुनाव को दे दिया है। और क्या होने वाला है यह भी सबकी आंखों में बहुत हद तक स्पष्ट है। जो स्थिति दिख रही है, कांग्रेस थोड़ी और मजबूत होती चली गई है। बात कांग्रेस से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि कांग्रेस एक नया फैक्टर है इस विधानसभा चुनाव में, जो बीते कुछ चुनावों से उस रूप में नहीं था जिस रूप में उम्मीद की जा रही थी। और इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने पहल की, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ जोरदार तरीके से हमला बोला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आखिरी दौर में जो अपनी ताकत लगाई, और उससे पहले भी अपनी पार्टी को सांगठनिक तौर पर जो झकझोरा, उन सब के नतीजे परिणाम इस रूप में आए हैं कि कांग्रेस ने अब एक अपनी मजबूत स्थिति इस चुनाव में बना ली है। एक और बड़ी घटना घटी है, क्योंकि चुनाव में हर उस घटना का महत्व होता है जिसका इंपैक्ट होता है। और वो घटना है असदुद्दीन ओवैसी का बोलना, एक ऐसा बयान जो राजनीतिक रूप से काफी अहमियत रखता है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा हमला बोला है, इतना जोरदार हमला बोला है कि आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। किसी की जुबान से जवाब नहीं निकल रहा है, क्योंकि जवाब है ही नहीं। तो चलिए, इसका इंपैक्ट क्या होगा, बोला क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। और बात हम यहीं से शुरू करते हैं, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी आएंगे। आप सुनिए क्या बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कि पूरे भारत में अगर किसी ने मुस्लिम अक़लियत को कोविड के दौरान बदनाम करने की कोशिश की तो सबसे पहले नाम आएगा केजरीवाल का। तबलीगी जमात के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुलिस में कंप्लेन देकर एफआईआर दिया था। आपको याद दिला रहा हूं, जब दिल्ली की सरकार कोविड पेशेंट के लिस्ट देती थी तो उसमें लिखा हुआ एक अलग सेक्शन होता था, मरकज। इस जालिम हुकूमत ने पूरे भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम माइनॉरिटी को बदनाम करने का यहां से आगाज किया। जब 5 तारीख को आप जाएंगे तो याद रखिए, अपना वोट उस पार्टी के हक में आप नहीं दे सकते। तो आप देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आमतौर पर पैटर्न ये रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी फायदा पहुंचाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आमतौर पर यही रहा है। लेकिन इस बयान से, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब कोविड था, मुस्लिम अक़लियत को बदनाम करने का काम अगर सबसे पहले किया किसी ने तो वो अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने मजलिस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया। जो लिस्ट तैयार होती थी उसमें अलग से मरकज में कितने लोग
मरीज है उसका जिक्र किया जाता था। एफआईआर तक कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक छोटी घटना भी नहीं है, लंबे समय तक याद रखी जाने वाली घटना है कि कैसे कोरोना फैलाने के लिए मुसलमानों को बदनाम किया गया था, कैसे सरकारी तौर पर जो आंकड़े जारी होते थे उसमें अलग से बताया जाता था कि मरकज से निकले हुए कितने मरीज हैं, मरकज से निकले हुए व्यक्ति कहां कहां गए हैं, उसकी पूरी चेन खोजी जाती थी। और उनका, चूंकि शुरुआती दौर में और कोई पेशेंट तो था नहीं, इनकी ही जांच होती थी और ये पॉजिटिव पाए जाते थे और ये बताया जाता था कि मुसलमान कोरोना बम हो गए हैं। ये मैं अपने शब्द से नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया में उस समय जोरदार तरीके से आया करता था और मैं वैसी डिबेट का हिस्सा होकर प्रतिकार किया करता था कि ये सरकारी आंकड़े एक समुदाय को बदनाम करने के लिए, ये मीडिया एक समुदाय को बदनाम करने के लिए जो कुछ भी कर रहा है उससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, नफरत की चिंगारी फैलेगी और इसको रोकना जरूरी है। बहुत सारी घटनाएं घटी थी, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने यह हमला बोला है और अरविंद केजरीवाल को कतई वोट नहीं देने के लिए कहा है। ध्यान ये भी देने की जरूरत है, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हमें ही वोट दो। आप समझ रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हमें ही वोट दो। इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो मुसलमानों के लिए इस चुनाव में किसको वोट करना है ये तय करने में असदुद्दीन ओवैसी एक भूमिका निभा रहे हैं। अब इसका फायदा किसको होगा? आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिए, बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां मैदान में हैं, खुद असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुसलमान केवल 2 सीटों पर तो अपना मन मिजाज नहीं बदलेगा, मुसलमान पूरे दिल्ली में अपना मन मिजाज बदलेगा। तो वो वोट आम आदमी पार्टी को सिर्फ क्या 2 सीटों पर नहीं दे? जाहिर है कि ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा है उसके मायने बिल्कुल अलग हैं। उसके मायने हैं कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को आप उस रूप में मत देखिए कि वो आपका हिमायती है, आपके साथ खड़ा है। ये तो संकट की घड़ी में आपके खिलाफ खड़ा था, आपके खिलाफ एफआईआर करा रहा था। अब इसके आगे जो बात हमारी समझ में आती है वो ये कि पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के बयान से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ मुसलमान, दलित, पिछड़े, वंचित लगातार आकर्षित होते रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यही तासीर है और इंडिया गठबंधन की आत्मा कांग्रेस में बसती है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया, संघर्ष करते हुए, जूझते हुए, लड़ते हुए, उसका अंजाम ये हुआ है कि आज कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है। नहीं तो अगर ये मान लिया जाता कि कांग्रेस विकल्प है ही नहीं, तब कोई भी असदुद्दीन ओवैसी की बात पर ध्यान भी नहीं देता, उसकी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन आज कांग्रेस विकल्प है और मुस्लिम, दलित, जाट, वंचित, ओबीसी, सिख, तमाम तरह के वोट्स जो हैं, जो कांग्रेस को मिल सकते हैं, वो उनकी ओर आकर्षित हैं। और मैं ये मानता हूं कि ठीक जिस दिन चुनाव की अभियान का अंतिम दिन है, उससे ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया और इस बयान ने, बल्कि 2 दिन पहले दिया, ये बयान कल भी दिया था उन्होंने,
और आज उसकी जोरदार चर्चा हो रही है। तो इस बयान ने चुनाव पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, जो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ी चर्चा इस बात की भी कर लूं कि इससे पहले कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर मैं बात करूं, जिन्होंने आज सभाएं की हैं, एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो आपको बताना जरूरी है। इसको मैं फुल स्क्रीन पर लाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी समिति बनाई है जिसका नाम ईगल है। ईगल को अगर थोड़ा विस्तार में बोले तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, और तुरंत प्रभाव से इस कमेटी को बनाया है। चुनाव की निगरानी के लिए बनाया है। चुनाव में के दौरान पैदा हुई कमियों को लेकर के बात को बढ़ाने के लिए बनाया है। ये कुल मिलाकर के ये मॉनिटर करेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शंस, चुनाव कमीशन कराने के लिए जो व्यवहार अपना रहा है उसकी निगरानी करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण नेता हैं: अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक सिंह, प्रवीण चक्रवर्ती, पवन खेरा, गुरदीप सिंह सप्पल, नितिन राउत, चैला वामशी चंद रेड्डी, और ये सारे लोग होंगे। और अभिषेक सिंह से मतलब अभिषेक मनु सिंघवी से है। तो ये एक बड़ी घटना, इसकी पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई है और अब चुनाव को बहुत गंभीरता से कांग्रेस ले रही है। ये कमेटी महाराष्ट्र में भी जो 75 लाख वोटों का पता नहीं चल रहा है कि 5 बजे के बाद जो ये वोट पड़े उसके आंकड़े क्या है, कहां पड़े, कितने पड़े, चुनाव आयोग बता नहीं पा रहा है। उसके भी चीजों को तकनीकी तौर पर उठाकर सामने लाएगी। अदालत, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कहा भी है कि वो सारे डिजिटल सबूत आपको तब तक सुरक्षित रखने हैं जब तक कि सुनवाई हो नहीं जाती। तो एक समांतर ढंग से घटनाएं चल रही हैं, घट रही हैं, और निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाली ताकतें अपना प्रयास छोड़ेंगी नहीं, वो घटनाएं भी साथ साथ चलेंगी। लेकिन अब प्रियंका गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए जब से वायनाड चुनाव वो जीती हैं, एक नए किस्म की एसेट के रूप में सामने आई है। एक ऐसी एसेट जिनका वैल्यू लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिनके भाषण, उसकी गंभीरता, उसका प्रभाव, उसका तेज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप देखेंगे, जैसे हम झारखंड के चुनाव में कहा करते थे कि कल्पना सोरेन की बातों में जो बात थी, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया था, हमने सबसे पहले उसको पहले ही दिन से उनके भाषण को पकड़ा, उनके स्टाइल ऑफ कैंपेन को देखा, उनकी अपील और इम्पैक्ट को देखा और उसको दर्शकों के सामने रखा था, जो बहुत सही तरीके से बातें आई थी। प्रियंका गांधी के संदर्भ में यह बात तो मैं नहीं कह सकता कि प्रियंका गांधी को अभी अभी उन्होंने भाषण देना शुरू किया है। इनके पास लंबा अनुभव है, लंबे समय से राजनीतिक घटनाओं को वो पहचानती भी रही हैं, उसमें हस्तक्षेप भी करती रही हैं, उसको नियंत्रित भी करती रही हैं, इसके बावजूद कि वो सांसद नहीं थी। लेकिन सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी एक नए किस्म से सामने आ रही हैं। इस बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूं। और आज भी देखिए कि उन्होंने जो भाषण दिए, क्या भाषण दिए, वहीं से शुरुआत करते हैं, आपको सुनाते हुए बात करते हैं। दिख रहा है कि अमीर लोग किस तरह से ऐशो आराम में जी रहे हैं, कि इस देश में अडानी जी और अंबानी जी की शादियां किस तरह से हो रही हैं। जितना बड़ा ये है, जितनी बड़ी ये किताब है हमारी संविधान की, उतने बड़े बड़े गहने हैं इनके, मोटे मोटे, पूरा देश देख रहा है। ये जी रहे हैं आराम में, ये ऐश कर रहे हैं, इस देश की संपत्ति इन्हें दी जा रही है
मोदी जी सब कुछ अडानी जी को दे रहे हैं, सब कुछ अंबानी जी को दे रही हैं। देश की बिजली, देश के कोयले के खदान, देश के बंदरगाह, देश की जमीन, देश के हवाई अड्डे, देश का पेट्रोल, सब इनका। अरे किसका है ये? किसका है ये? आपके बच्चों का है, ये आपका है। किसी को हक नहीं है कि मुफ्त में किसी को दे दिया, पकड़ा दिया। किसी का हक नहीं है कि इस देश की जनता को इस तरह से अपमानित किया जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। अपना कर्तव्य भूल गए हैं, ये गुलाम बन गए हैं बड़े उद्योगपतियों के। ये देश गुलामी से निकला है। इस देश के नेताओं को खड़ा होना चाहिए। इस देश के नेताओं का कर्तव्य है कि इस देश को बेचे नहीं, लेकिन इन दोनों ने इस देश को बेचा है। ईमानदारी का मुखौटा है इनका। इनके 10 सालों का राज देखो, क्या मिला है जनता को। मैं अभी जहां से आ रही हूं, मुझे बताया गया, देखो ये जो मकान है ये इंदिरा जी ने दिलवाए थे। मैंने एक बात कही वहां, ये इंदिरा जी ने दिए नहीं थे, ये इंदिरा जी ने अपना कर्तव्य समझा कि ये पैसे जनता के हैं, जनता के मकान बनेंगे इन पैसों से। तो आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, क्या खास आपको लग रहा है? प्रियंका गांधी कोई लोकल लीडर के तौर पर नहीं बोल रही। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता के तौर पर बोल रही है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में लोकल मुद्दे ज्यादा जरूरी है। वो समन्वय है, ऐसा नहीं है कि उस समन्वय का अभाव है, बाकी बयान में भी आप देखेंगे। लेकिन जिस मुद्दे को उन्होंने पकड़ा है, ये मुद्दा पूरे देश का भी है, दिल्ली का भी है, हर इंसान का है जो इस देश में रहते हैं, कि हमारा संविधान, उसके हिसाब से बनी हुई हमारी सरकार अपने रिसोर्सेस को पक्षपातपूर्ण तरीके से कैसे बांट सकती है, कैसे लुटा सकती है, आम हित के खिलाफ राजनीति क्यों हो, ये मूल मुद्दे को वो एड्रेस कर रही है। इंदिरा गांधी का नाम आपने आखिर में सुना। जहां भी आप जाइए तो इंदिरा आवास योजना और तमाम तरह की चीजें मिलती हैं जो 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत काम किए जाते थे। आज लोग याद करते हैं कि इंदिरा जी ने ये मकान दिया था। इसी तरीके से कुछ लोगों ने उनको बताया। तो प्रियंका गांधी खुश हो सकती थी और कुछ बोल सकती थी, हम तो ऐसे परिवार से आते हैं, आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ऐसा तो आम नेता कहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम होते कौन हैं आपको कुछ देने वाले, हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इंदिरा गांधी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, यानी जो उनकी जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया, उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। यह होता है, जो बड़े नेता होते हैं उनकी सोच इस किस्म से होती है। वो प्रियंका गांधी लक्षण तो शुरुआती दौर के लिए शब्द हैं, लेकिन वो बता रही हैं कि एक सांसद बनने के बाद उनमें जो तेवर में बदलाव है उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और दिल्ली के चुनाव को बहुत जबरदस्त तरीके से वो प्रभावित कर रही हैं। आप उनके कुछ और बाइट्स में देखिए, झलक देखिए। कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते, फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ये शब्द हमारे आपके बीच से उठे हुए शब्द हैं, और ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी का पब्लिक से कनेक्ट कैसा है। वो कह रहे हैं, दो बातों को जोड़ रही हैं प्रियंका। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी जो काम नहीं कर पाते हैं नेहरू जी को जिम्मेदार बताते हैं, और अरविंद केजरीवाल
कोई कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी करने नहीं देते हैं। अब इन दोनों बातों को जोड़ दीजिए तो काम नहीं करने के बहाने इनके पास मौजूद हैं। ये इन्होंने जनता का काम नहीं किया, केवल झूठ बोला, केवल सपने दिखाए, सपनों को तोड़ा और लगातार वो ऐसा कर रहे हैं। ये बात प्रियंका गांधी कहती दिख रही है। सौरभ सिंह जी लिख रहे हैं, प्रेम जी 8 को बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस का रिवाइवल होगा, आप बाय बाय। ये सौरभ सिंह जी कह रहे हैं, अपने तरीके से देखने की बात है, मैं उनको गलत भी नहीं ठहराता। संभव है, चुनाव में हमने जितनी भी बातें बीते दौर में देखी हैं उसको उलटते हुए भी देखा है। महाराष्ट्र में किसने सोचा था कि 90% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बीजेपी चुनाव जीतेगी? तो यहां भी ऐसी तैयारी हो सकती है, चौंकाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुनाव एक तरफा है। चुनाव कोई लूट ले जा सकता है, लेकिन आज लूट के खिलाफ भी जनता जागरूक है, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, अदालत भी एक उम्मीद दे रही है। तो ऐसे में ये जो लड़ाई जिस मुकाम पे है, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं कि बीजेपी से लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर भी है, स्थानीय स्तर पर भी है। लेकिन बीजेपी को पहले से नंबर आने से रोकना तो एक बात है, दूसरे से भी आने से रोका जाए, इस किस्म की सियासत क्या परवान चढ़ेगी? क्या कांग्रेस पार्टी दूसरे या पहले नंबर पर आ सकेगी? क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजर है और हम आपको दिखाने बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, हो सकता है, होने जा रहा है। मुकेश मेनेकर जी लिख रहे हैं, ओवैसी मोदी के हमराज हैं, पर उसने आज मोदी के बाकी हमराजों के नाम उजागर किए, वो सही है, ममता, अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल। ये एक इंपॉर्टेंट बात वो ध्यान दिला रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सब लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, मैं बीजेपी को जिता देता हूं, लेकिन जिताते तो अखिलेश यादव हैं, जिताते तो ममता बनर्जी हैं, जिताते तो तेजस्वी यादव हैं। वो उनका स्टाइल ऑफ ब्रीफिंग है। आपकी पैन इंडिया प्रेजेंस ही नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की, आप क्या जिताएंगे? आप किसी को हरा सकते हैं, उस लायक है, आप वो काम करते हैं। जीतने लायक होते तो आप किसी को हरा थोड़े रहे होते, आप खुद जीत रहे होते। तो ऐसे भी असदुद्दीन ओवैसी को सुनना होगा, एग्जैक्ट जो बोल रहे हैं वही आप उसके मतलब को स्वीकार नहीं कर सकते। पंकज वर्मा जी नमस्कार कर रहे हैं, मैं आऊंगा प्रतिक्रियाओं पर फिर से, लेकिन थोड़ी बात करनी बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनाव में कूदी हैं, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव बदला है, अब सीमापुरी में प्रियंका गांधी थी और इससे पहले सीलमपुर में गांधी ने शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार रैलियां हो रही हैं, बवाना, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, नई दिल्ली, इन सब जगहों पर कुल मिलाकर के आप देखें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस 15 सीटों पर तो सीरियसली नंबर 1, नंबर 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 30 सीटों पर थोड़ा कम सीरियसली नंबर 1 या नंबर 2 हो सकती है। ओवरऑल 30 सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, और मजबूती का मतलब विधानसभा में पहुंच करके ऐसा लगता है, आपको फील होता है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई बना रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति पूरे देश की सियासत को बदलेगा। कांग्रेस अगर अपने दम पर खड़ी होती है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समांतर लड़ती हुई खड़ी होती है, और इस तथ्य के बावजूद खड़ी होती है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, तमाम लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद खड़ी होती है, तो इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके इंपैक्ट बहुत बड़े होंगे। हमारे प्रतिक्रियाओं में ही किसी साथी ने लिखा है कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी गर्त में भी चली जा सकती है अगर वो सत्ता से बाहर हुई, उसकी राजनीति ह्रास की ओर जाएगी, ऐसा भी लिखा है लोगों ने।
लेकिन एक विश्लेषण है, देखना है कि ये घटना घटती कैसे है, किस रूप में घटती है, उसके हिसाब से ये आगे की सियासत पर इम्पैक्ट डालेगी, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और बाइट आपको प्रियंका गांधी की सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रियंका गांधी को सुनना बहुत आनंद आ रहा है। प्रियंका गांधी को सुनने में जी 450 करोड़ रुपए अपने प्रचार में अपने चेहरे को चमकाने के लिए मीडिया में खर्च कर रहे हैं, तो ये किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। अगर मोदी जी हजारों करोड़ों रुपए का प्रचार कर रहे हैं तो किसके पैसे से कर रहे हैं? वो तो कहते हैं ना, झोला लेके चले जाएंगे। आ गया टाइम, आ गया टाइम, सही कह रहे हैं आप, आस्ते आस्ते आएगा। लेकिन उनके पैसे नहीं है जो खर्च रहे हैं प्रचार पे, ये आपके पैसे हैं। ये वही पैसे कि जब कर्मचारी कहता है मुझे पुराना पेंशन दो, सरकार कहती है पैसे नहीं है। जब किसान कहता है कि मेरे कर्ज माफ करो, सरकार कहती है कि पैसे नहीं है। जब आप कहते हैं कि मुझे बिजली 200-300 यूनिट फ्री दो, कहते हैं सरकार के पास पैसे नहीं है। ये वही पैसे हैं जो इन फिजूल के खर्चों में जा रहे हैं। ये सारी बड़ी बड़ी होर्डिंग जो आप देखते हैं, आप जब अखबार में देखते हैं ना बड़ा इतना पन्ना, तो क्या लगता है आपको 10-10 रुपए का होगा? लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का एक इश्तेहार होता है एक अखबार में। अगली बार अखबार खोलोगे, कितने का होता है लिलोटिया जी? कितने का होता है एक बड़ा अखबार का जो पन्ना होता है? 15 लाख रुपए से कम नहीं होता है एक अखबार का पन्ना, एक अखबार में। अब आप सोचो, मोदी जी का चेहरा इस देश के हर अखबार में हर 2 दिन निकलता है, छपता है इतना बड़ा बड़ा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन आपके पैसे जरूर खर्चते हैं। मैं तो कहती हूँ एक बड़ा इश्तिहार बना दो, ये आपके पैसों से लगाया है मैंने, हिम्मत है तो लगाए, अपने चेहरे के नीचे लिख लें, देश की जनता धन्यवाद, ये आपके पैसे मैंने खर्चे हैं। क्योंकि आपके लिए तो खर्च नहीं रहे हैं, और जहां कर सकते हैं वो आपको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। रुपया देखो किस तरह से गिर रहा है, कमजोर हो रहा है। आप ईएमआई, आपकी ईएमआई महंगी हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इन्होंने बहानेबाजी के, तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी कितनी साधारण भाषा में संवाद कर रही हैं जनता से। वो बता रही हैं कि कैसे सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग जिनको जनता ने कुर्सी दी है, इस बात के लिए नहीं कि सैकड़ों करोड़ रुपए आप विज्ञापनों में फूकें, इस बात के लिए नहीं कि जो पैसे जनता के बीच खर्च होने चाहिए वो अपनी ब्रांडिंग में खर्च हो। वो ये बात बता रही है कि जो राजनीति दिख रही है ये जन विरोधी राजनीति है, और बहुत कायदे से समझा रही है। विज्ञापन के क्या बिल होते हैं, कितना पैसा देना पड़ता है, उसको भी बता रही है। ये एक फर्क है, ये एक बात है जो प्रियंका गांधी जनता के बीच रख रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक और बात कही, अपनी तुलना, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को मैंने देखा है जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और उस बात को क्यों और किस संदर्भ में कहा है उसको मैं आपको सुनाता हूं। गांधी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए देखा है, और इनकी कायरता पे मुझे हंसी आती है कि छोटी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपकी सड़कें बनाएं, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपके लिए अस्पताल बनाए। अरे नेहरू जी ने तो एम्स बनाया था, आज तक आप एम्स जाते हो इलाज के लिए, क्या बनाया इन्होंने? कौन सा आईआईटी बनाया, कौन सा आईआईएम बनाया, कौन सी पाठशालाएं बनाई? तो ये पूछ रहे हैं केजरीवाल जी,
क्षमा कीजिए, गलत चल गया। प्रियंका गांधी साफ तौर पर कह रही हैं कि हमने अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कि उनको देखा है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और जब ये बात कहती है तो पब्लिक झूमने लगती है, अपना अतीत याद आता है, गौरवपूर्ण याद आता है, और वो कंपेयर भी करते हैं कि आज के नेता क्या कर रहे हैं। इशारा उनका कहाँ है, आप समझ रहे हैं? इशारा उनका है कि आज की सरकार, जो कोई न तो घुसा है न तो घुसा हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे लड़ने की सोच भी नहीं सकते। ये हालात हैं। देश को एक कह सकते हैं कि मतलब ऐसा कायर नेतृत्व इससे पहले नहीं मिला था। प्रियंका गांधी उस ओर भी इशारा करती हैं। और आगे मैं थोड़े राहुल गांधी की भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी आज की कांग्रेस के मेंटोर हैं। आज जो कांग्रेस दिख रही है उसको खड़ी करने वाले, उसको बनाने वाले राहुल गांधी हैं। उनकी ओर देश की निगाहें हैं, उनकी ओर कांग्रेस की निगाहें हैं। राहुल गांधी ने समान रूप से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पर हमला करना जारी रखा है, और जोरदार तरीके से हमला करना जारी रखा है। दोनों को एक जैसा वो बताते रहे हैं, दोनों को झूठा बता रहे हैं, दोनों को प्रोपेगेंडिस्ट बता रहे हैं, दोनों को जनता से किए हुए वादे को पूरा नहीं करने वाला बता रहे हैं। इस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों पर हमला कर रहे हैं। मैं एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत चर्चा है प्रदूषण की, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि 1 गिलास पानी पी लीजिए तो अस्पताल में मिलेंगे आप। इंदिरा गांधी जी की पोती हूं। गलती से उंगली चल जाती है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि यमुना साफ करने का वादा था, आपने वो किया नहीं। पानी जो सप्लाई के आ रहे हैं, ये सप्लाई वाटर है जो बोतल में वो दिखा रहे हैं। दिल्ली के हिस्सों में जो नल का से जो पानी आता है, टैप वाटर, उसको बोतल में लेकर के दिखा रहे हैं। दिल्ली के काफी बड़े हिस्से में वाटर टैंक भी आता है, वहां से भी पानी लिया जाता है, लेकिन ये टैप वाटर की बात कह रहे हैं जिसको बोतल में लेकर दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप यमुना तो नहीं साफ कर सके, इस यमुना का पानी तो नहीं पी सके, लेकिन इस पानी को भी पीकर आप दिखा दीजिए, अस्पताल में मिलेंगे हम। और पब्लिक समझ जाती है, हंसने लगती है। ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। इसका जवाब है नहीं अरविंद केजरीवाल के पास। वो मान चुके हैं कि हमने ये काम पूरा नहीं किया, हम नहीं कर सके। वो तब पानी फ्री कह रहे थे। अगर ये जहरीला पानी ही फ्री है तो इसका मतलब आप जहर फ्री दे रहे हैं। जिस पानी को आप पी नहीं सकते, जिस पानी को पीने के बाद आप बीमार पड़ सकते हैं, वो पानी फ्री देने का क्या मतलब है? उस पानी को फ्री देने का मतलब है कि आप बीमारी फ्री में दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे दर्शक लगातार लिख रहे हैं, कुछ न कुछ अपनी राजनीतिक समझ को व्यक्त करते हुए, लेकिन मैं आपको एक और बाइट सुनाना चाहता हूं, और वो है राहुल गांधी की बाइट। आप जरूर सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बाइट है। इससे आगे गांधी जी को आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद याद करेंगे लोग। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे, उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। ये कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि ये देश नफरत को नहीं याद करता है, ये देश हिंसा को नहीं याद करता है।
इस देश में गोडसे थे, गांधी थे। ये देश गांधी को याद करेगा, गोडसे को कभी याद नहीं करेगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी सत्य के लिए लड़ता है, अहिंसा के लिए लड़ता है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो किसी चीज से नहीं डरता है। ये राहुल गांधी में का ये जज्बा है। आपका पीने का पानी है। ये राहुल गांधी लगातार एक बात कह रहे हैं कि डरो मत, और इस नारे पर, इस बात पर वो हमेशा कायम रहते हैं, और बात करते समय ये बात समझ में भी आती है। ये तो सच है, सब मानते हैं कि देश में अगर निडर बोल करके कोई एक नाम आपको लेना पड़े, निडर नेता, तो वो नाम राहुल गांधी का आता है। बहुत तरह की कोशिशें हुई, केस मुकदमे डाले गए, डराया गया, धमकाया गया, 55 घंटे तक लगातार ईडी ने पूछताछ की, केस मुकदमे हुए ही सांसदी चली गई, घर से बेघर कर दिया गया, संसद में जब कुछ भी बोलने का प्रयास किया उनको बोलने नहीं दिया गया, उनकी आवाज म्यूट की गई, और बहुत पहले तो पप्पू बोल करके उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की ही गई थी। वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को तो अगले 400-500 साल तक भी याद रखा जाएगा, लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके कुर्सी से उतरने के बाद ही लोग उनको भूल जाएंगे। लोग गोडसे को याद नहीं रखते, गांधी को हमेशा याद रखते हैं। जो सत्य के रास्ते पर चलता है, जो अहिंसा के रास्ते पर चलता है, जो समाज को एकजुट रखने का काम करता है, जो समाज के लिए समर्पित होता है, त्याग की भावना रखता है, बलिदान देने को तत्पर रखता है, ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को समाज हमेशा याद रखता है। लेकिन इसके उलट जो काम करता है उसको समाज कभी याद नहीं करता, चाहे वो जितने बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए। ये राहुल गांधी बता रहे हैं, बहुत वैल्यूएबल बात। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे की भी चर्चा करनी जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमने आपको बताया कि बतौर अध्यक्ष उन्होंने कांग्रेस की एक कमेटी बनाई, ईगल, और जो चुनाव को मॉनिटर करेगी अपनी पार्टी की ओर से। जो चुनाव आयोग के कामकाज है वो संवैधानिक तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, कहाँ क्या शिकायतें हैं, कहाँ क्या शिकायतें रही हैं, उन सब बातों पर यह समिति आगे बढ़ेगी। एक सशक्त समिति पार्टी ने बनाई है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी समा बांधा है। घूम घूम कर इस 84 साल की उम्र में वो दिल्ली चुनाव में खाक छान रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और उनका इम्पैक्ट जनता में बहुत है। बहुत खास करके आप देखिए, जो दबा कुचले लोग हैं, दबे कुचले लोगों के बीच उनकी बहुत इज्जत है, उनकी लड़ाई वो लड़ते रहे हैं, और सबके बीच वो लोकप्रिय सांसद भी रहे हैं, और लंबे समय से उनकी राजनीति रही है। दिल्ली के चुनाव में वो क्या बोल रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। हमारे केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि जो पानी हरियाणा से आती है उसमें जहर मिलाया गया है, और वो होना बोल के किए हैं बोल के वो बोलते हैं। ये सब झूठ है बोल के मोदी के लोग बोलते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं, और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इधर घुमाओ मोदी, इधर घुमाओ अगर केजरीवाल। तो इसीलिए भाइयों, इन झूठों को आप दूर रखिए। देश के हित में एक बार चांस दो। आपने तो 15 साल उनको चांस दिया, हमारे कैंडिडेट को एक बार दो। अब देखो इस मोहल्ले की हालत क्या होगी, लोगों के लिए क्या काम करेंगे, ये हम दिखा देंगे।
तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने सबको चांस दिया है और हमें भी दिल्ली में चांस दीजिए। 15 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है दिल्ली में, 13 साल से आप कह सकते हैं, 2013 के बाद 25 है ना, 12 साल से दूर है। और इस दौरान जो कुछ हुआ है उसको बदलना चाहती है कांग्रेस, और इस वजह से वो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जनता से वोट मांग रहे हैं। हमारे एक साथी अभी लिख रहे थे कि कांग्रेस 52 सीटों पर लड़ रही है। हाँ, ईशान गेमिंग लिख रहे थे कि 52 सीटों पर कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, अब नतीजा चाहे जो कुछ हो। तो ये सही बात है, आकलन करना मुश्किल होता है। हम अब तक 30 सीट देख पा रहे थे, आप 52 सीट देख पा रहे हैं। तो चुनाव नतीजे बताएंगे कि किन सीटों पर कांग्रेस किस जगह पर खड़ी रही, और उसके कारण राजनीति कितनी बदली दिल्ली की, और उस वजह से जो फाइनल आउटपुट आएंगे उससे देश की राजनीति कितनी बदलेगी, ये हम जरूर देखेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया थोड़ी लेते हैं। अब्दुल्ला जी लिख रहे हैं, अगर कांग्रेस 15 सीट भी जीत जाएगी तो भी कांग्रेस पूरे इंडिया में अकेले फाइट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कांग्रेस 15 सीट भी जीतती है तो इसका मैसेज ये होगा, अपने पैरों पर खड़ा होती कांग्रेस, और इसका पूरे देश में इंपैक्ट होगा। और अब ये रुद्रा जी कह रहे हैं, राहुल गांधी को कब दिमाग आएगा? भाई, किसको दिमाग कब आता है ये आप कैसे तय करेंगे, और दिमाग है कि नहीं है ये भी आप कैसे तय करेंगे, क्योंकि तय करने वाले के बारे में भी दूसरा लोग ऐसा ही बोल सकता है। इसलिए इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। ड्यूरिंग लास्ट 7 days पब्लिक ओपिनियन हैज इमेंसली चेंज्ड इन फेवर ऑफ कांग्रेस, जॉय कांग्रेस। ये रतन बसु जी मजुमदार जी लिख रहे हैं कि बीते 7 दिनों में कांग्रेस के लिए एक अलग किस्म से बदलाव आया है। ये दत्ता जी लिख रहे हैं, मीनू दत्ता जी, प्रेम जी, दिल्ली में कांग्रेस को रिजल्ट अच्छा होगा, ये ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, प्रणाम जी, प्लीज स्किप माय कमेंट। पता नहीं किस कमेंट के बारे में कह रहे हैं। और आगे आप देखिए, जब आप समझना शुरू कर देंगे, ये जवाब दे रहे थे बाबूलाल जी रुद्रा जी को। मैं आगे बढ़ूं, एक प्रतिक्रिया अब्दुल मेडाघर, माशा अल्लाह, कांग्रेस 15 या 20 जाएगी तो पूरे इंडिया गठबंधन डर जाएगी, ये कह रहे हैं। रुद्र जी लिख रहे हैं, बाबूलाल शर्मा जी, राहुल गांधी का ट्वीट देखिएगा, पूरा कॉपी पेस्ट किया है चैट जीपीटी से। ये चैट जीपीटी से कॉपी किया है। अरे, आप कोई बात जब लिख देते हैं तो वो चैट जीपीटी उसमें आ जाता है। राहुल गांधी के इस बयान लिखने से पहले अगर सर्चिंग में वो आ रहा हो तब तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अगर चैट जीपीटी में आ रहा है तो वो राहुल गांधी के ट्वीट के कारण ही आ रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अजय शंकर रे जी लिख रहे हैं, राहुल भारी दिन नहीं, मुश्किल भारी दौर है, देश गलत लोगों के हाथों में है जो सही से देश के लिए बजट नहीं बना पाते, गरीब को लूटने के साथ मध्यम वर्ग ही मारे जाएंगे। ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विकास बोरदोलोई जी लिख रहे हैं, मोदी का भाषण अब प्रियंका गांधी के भाषण के पास बहुत नीरस लगता है, प्रियंका का व्यक्तित्व भी मूडीज से ज्यादा रोचक और विश्वसनीय है। ये प्रतिक्रियाएं अब आने लगी हैं। और आप आगे देखें तो फिर लिखते हैं विकास जी कि मोदी का भाषण, अच्छा वो रिपीट हो रहा है, तो मैं चलिए प्रतिक्रियाओं को थोड़ा विराम भी दूंगा। डॉक्टर सरोज कमल जी ने लिखा है, प्रेम कुमार जी आपको सुनता कितने लोग हैं? प्रियंका जी शायद आपको पता नहीं कि कांग्रेस भी बड़े बड़े विज्ञापन डालते थे। तो बात सही है। तो आज प्रियंका गांधी जो बात बोल रही है उसकी अहमियत खत्म थोड़ी हो जाती है। पहले डाला करते थे तो आज भी डाला जाए। आज विज्ञापनों पर जितना खर्च हो रहा है उसका प्रोपोर्शन देखिए। पहले डाला करते थे, बोलते पहले क्या 450 करोड़, इन्फ्लेशन भी जोड़ लीजिए, उस हिसाब से क्या विज्ञापन दिए जाते थे।
ये सेल्फ ब्रांडिंग का विज्ञापन, सरकारी खर्चे पर विज्ञापन, अगर इस बात को प्रियंका गांधी बोल रही हैं तो आपको दिक्कत है। और मुझे कोई सुनता ना हो, आप तो सुन रहे हैं महोदय, डॉक्टर सरोज कमल जी, आप तो सुन रहे हैं ना मुझे, तो तभी तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जो कोई भी दो लोग भी अगर हमें सुन रहे हैं तो वो दो लोग भी मेरे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि विचारों के समन्वय से ही विचारों का एक दूसरे के सामने जाना जरूरी है, और यही डेमोक्रेसी को भी मजबूत करता है। तो आगे मैं देखूं, विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, पीजीवी इज an unstoppable fighter like Raga, both are true leader of our country। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही देश के सच्चे नेता हैं, इस रूप में ये प्रतिक्रिया आ रही है। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, चाइना 800 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प लिया है, ये पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी चुप हैं, क्या हुआ राफेल का? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, मनी ट्रांसफर, अच्छा कुछ और बात है। मोदी का भाषण अब प्रियंका के ये भी रिपीट प्रतिक्रिया है, मैं प्रतिक्रिया को रिपीट नहीं करने का आग्रह करता हूं। और कर्णवीर सिंह पवार जी लिख रहे हैं, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, ये लिख रहे हैं। आगे विधि जी लिख रहे हैं, सर कुछ आवारा फ्रॉड लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं, अगर वह हमारे नाम से हमारी डीपी लगाकर हमारी आईडी से आए तो सर क्या एक्शन लीजिएगा आप? यू शुड ब्लॉक दैट। देखिए, मुझे पकड़ने के लिए में दिक्कत है, अगर आपको शिकायत है तो आप मुझे, अगर आप किसी तरह से संदेश दे दीजिए कि फला डीपी लगाए हुए है, तो मैं उस संदेश पर मेरा ध्यान भी जाना जरूरी है, तो मैं जरूर उसको ब्लॉक भी करूंगा एक बार खुद से रेक्टिफाई करने के बाद। और कश्मीर सिंह लिख रहे हैं, जो भी कांग्रेस संगठन में किसी खास दल के शुभचिंतक हैं, वो लोग कांग्रेस संगठन से अपने आप दूर हो जाए, इस देश के खातिर देश के लोगों को कांग्रेस से ही उम्मीद और भरोसा है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विधि जी लिख रहे हैं, सर नॉन बायोलॉजिकल अवतारी राजा को ब्रांडेड वास्तु में पसंद है, तो देश के लिए समस्याएं भी ब्रांडेड तैयार कर दी है, जिनका समाधान अगले 100 सालों तक होने वाला नहीं है, ये विधि जी लिख रही हैं। और आगे विधि जी और भी एक बात लिखती हैं, दूसरों का मन दुखाने वाले लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है, ऐसे लोगों को ईश्वर कंपाउंड इंटरेस्ट सहित तकलीफ है वापस रिटर्न करेंगे, ये प्रतिक्रिया विधि जी आगे भी लिख रही हैं, बात कर रही हैं ज्योति जी से, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो अब सर प्रोग्राम वाइंड अप करने के बाद मेरे कमेंट्स को सीरियसली पढ़ेगा। सर कुछ लोग बहुत परेशान करने गए हैं बेवजह। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं जरूर ध्यान दूंगा, पढ़ूंगा। जोसेफ जी लिख रहे हैं, मोस्ट डेंजरस लीडर्स इन इंडिया गठबंधन इज ममता बनर्जी एंड केजरीवाल। विधि जी लिख रहे हैं, प्रदीप जी ये किरण जी नहीं है कोई, चलिए आगे मैं देखूंगा। और मुस्कान भी प्रतिक्रिया दे रहे, प्रतिक्रियाएं लगातार हैं और आ रही हैं। प्रेम जी, राहुल गांधी को अखिलेश ममता केजरीवाल से अलग होकर चुनाव लड़ना होगा, विचारधारा की लड़ाई है, ये सारी बातें कही जा रही हैं। प्रेम कुमार जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। BL कैवट जी लिख रहे हैं। तो इस तरीके से चलिए आज मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देने की इजाजत आप सबसे मांगता हूं, और आप सबसे आग्रह कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, चैट सुपर चैट जो संभव हो कीजिए, और हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।